एक बात रिपीट करने से क्या मतलब जब हम सुनने ही नहीं वाले। तो आपके पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं ऑडियंस में, वेलकम पेरेंट्स। तो हमने जब इनसे पूछा, हमने बोला कि आप बताइए कुछ ऐसी चीजें जो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं जो आपको अनोइंग लगती हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने के लिए प्रेशराइज करते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता। व्हाट डू यू थिंक? हम लोग को तो लगता है ऑलवेज बच्चे पढ़े, लेकिन बच्चों को शायद ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज होता है। तो आई थिंक वो अपने हिसाब से सोचते हैं और पेरेंट्स अपने हिसाब से सोचते हैं। जी, तो वो मतलब वो ये कह रहे थे कि हमें पता है हमें पढ़ना है और हम कोशिश भी करते हैं, बट कोशिश से तो दुनिया नहीं चलती ना बॉस। वो तो उन लोगों को समझना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं सही बात है। आप लोगों को क्या लगता है? बस मुझे भी यही लगता है जो इन्होंने बताया कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, और पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे जाके उस चीज का अफसोस होता है कि हमारे में जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी हम कंप्लीट नहीं कर पाए। और मुझे इतना मालूम है कि मेरा बच्चा इतना कर सकता है तो वो करना चाहिए, टाइम उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी मैं तो खेलने में हर चीज में बच्चों को इंकरेज करती हूँ कि खेलना है, डांसिंग है, हर चीज करनी चाहिए, क्यों लाइफ एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती है। मेरी ये सोच है, लेकिन उसके पापा की कुछ अलग सोच है। मैं आपके साथ बैठता हूँ तो मैं आपको फेस नहीं कर सकता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे लोग और आप लोग इंग्लिश में बात करते हैं, मैंने ऐसे की है, अभी क्या बात करूँ मैं आपसे, कुछ बात नहीं कर सकता। तो बच्चे को ही बोलता जो मैंने नहीं किया है आप करके मुझे दिखाओ। मेरा एक ही सपना है कि मेरे बच्चे बहुत कुछ करें, और वो लोग करेंगे तो ही मेरा सपना साकार होगा। दे दो ब्लैकबेरी, बीबीएम को छोड़ेंगे नहीं। फेसबुक दे दो, फेसबुक सुबह से शाम तक दे दो, खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, वो नहीं चलता है। पढ़ाई पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ, सही बात है, सही बात है। पढ़ाई की जगह पर पढ़ाई ही काम करेगी, खाने की जगह पर खाना ही चलेगा, फेसबुक की जगह पर फेसबुक ही चलेगी। जी, पर आपको ऐसा लगता है कि अगर इनको 90% आते तो आप बोलना बंद कर देते, क्या आप फिर भी बोलते 95 ला सकते हो? नहीं, बच्चे की कैपेसिटी है, बच्चा कर सकता है जो चीज 90% तक जो बच्चा कर सकता है तो वो 100% भी दे सकता है उस चीज के लिए। वो भी एक्सपेक्टेशन होनी जरूरी है एज ए ह्यूमन बीइंग। अच्छा, थोड़ी सी बात करें, जैसे आजकल के बच्चे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स काफी उनको ऐसे मन करता है कि करें, नहीं हो तो टेंशन होती है सर। तो मतलब आपका क्या विचार है? मतलब आर दे टू यंग? आपको लगता है कि ठीक है? अभी ठीक है, क्योंकि आजकल के जमाने में हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से जितना देखते हैं हम, तो दे आर लाइक क्वाइट बिग इनफ। वो लोग बहुत पुख्त हो गए हैं कि ये सब संबंध समझते हैं और वो लोग खुद ही अपनी लिमिटेशंस जानते हैं। चलो, आपके तो बेटा है, बेटियों वाला से पूछें, आपके क्या विचार हैं उस बारे में? बॉयफ्रेंड्स तो मैं नहीं चाहूंगी। नहीं चाहूंगी? नहीं। ठीक ठीक है। अच्छा, तो आज हमने एक एक्सपर्ट को भी बुलाया है हमारे ऑडियंस में। तो डॉक्टर मर्चेंट, आपने आज सब सुना, तो कुछ हमें बताइए कि आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? जब ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं तभी सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। राइट फ्रॉम सुबह सीरियल में वो क्या खाएंगे से लेकर रात को क्या पजामा पहन के सोएंगे। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो अपना एक ओपिनियन बनाते हैं, अपनी तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने टाइम पे चीज़ें करना चाहते हैं, और ये मिसमैच होने की वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पेरेंट्स और बच्चों के अंदर ज़्यादातर देखने में आती हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर फिज़िकल, इमोशनल, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये एक टर्बुलेंट पीरियड है। ये एक पीरियड है जहाँ पर एडजस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये अभी बच्चे नहीं रहते हैं और पूरी तरह से बड़े भी नहीं हो जाते हैं। तो आप बड़ों को क्या एडवाइस देंगे और बच्चे जो टीनेजर्स हैं उनको क्या एडवाइस देंगे ताकि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना हो? पहले पेरेंट्स को एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। उनके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल और नन लॉ बनाना घर के अंदर, ये करो या ना करो, बहुत रिजिड हो जाता है। एक फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को एक एहसास दिलाना चाहिए बच्चों को कि वॉट एवर हैपन्स, आप इस एज में कुछ गलतियां भी करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें भी करेंगे, मगर गलतियां भी अगर आप करेंगे तो वी आर देयर, हम लोग हैं आपके लिए, आप आके हमारे साथ शेयर करिए। और बच्चों को एक एडवाइस देना चाहूँगा मैं कि आपको जो फ्रीडम मिलती है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाना बहुत 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 ज़रूरी है।
यू शुड नॉट टेक योर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। और अगर कभी कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आके अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। इससे आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं होगी, नजदीकियां पैदा होगी। इससे काफी हद तक ये कम्युनिकेशन गैप और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स इम्प्रूव हो सकती हैं। Thank you so much for coming today, kids. Thank you so much, all three of you. And parents, thank you for coming also. क्यों मुश्किल हो जाता है नशे के चंगुल से बचना? क्या हमेशा आदमी लाचार हो जाता है नशे के आगे? जानेंगे दत्ता श्रीखंडे के साथ कि सच कितना कड़वा है। ड्रग्स लेना किसी बड़ी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये एक साथ पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देती है। आज मैं आपको ऐसे इंसान से मिलवाना चाहूंगा जिसने ना सिर्फ ड्रग्स की बुरी लत को छोड़ा, बल्कि आज नेशनल टीवी पर आकर सभी को आगाह भी करना चाहता है। मेरा नाम दत्ता पांडुरंग श्रीखंडे, मेरी उम्र जो है अभी 48 है। 5 साल का मैं हुआ उस वक्त पता चला कि मेरे जो चाचा है उन्होंने मुझे गोद में लिया है। सबसे पहले तो मेरे जो खुद के पिताजी थे वो गुजर गए, फिर मेरी माँ जो थी वो गुजर गई। कुछ दिनों के बाद में चाचा चाची गुजर गए। मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि पैसा है जड़ है मेरी, पैसा कमाना है मुझे बहुत। तो अलग टाइप के जो धंधे होते हैं, क्लब होती है, जुआ होता है, तो यहाँ पर मैंने काम करना शुरू किया और वहाँ पर काम करना शुरू किया। पहले तो पैसे की वजह से, लेकिन बाद में पता चला वहाँ पर बहुत सारी नशा है, बहुत सारी शराब है, चरस है, गांजा है, और फिर वहाँ पर चरस लेना शुरू किया। लेकिन वो 83 में जो पहली बार मैंने वो गर्द, ब्राउन शुगर जिसे कहते, वो नशा लिया था, तो मैं 10 साल आगे जो छोड़ नहीं सका था। फिर उसके जगह उसके वजह से मैं क्रिमिनल बन गया, जेल में जाना पड़ा। 91 में जो है पूरी तरह से मैं मल्टी एडिक्ट बन गया था, क्योंकि एक एक दिन में 5-5 किस्म की नशा लगती थी। मैं ब्राउन शुगर भी ले रहा हूँ, फिर दारू भी पी रहा हूँ, उसके ऊपर 4 गोलियां भी टपका रहा हूँ, फिर उसके ऊपर चरस गांजा का दम भी मार रहा हूँ। मतलब जो भी नशा है वो 2-4 नशा करने के सिवा तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी खत्म हो गया, यहाँ से मुझे बाहर निकलना मुश्किल है। ये ड्रग्स वगैरह की जो आदत हुई है, ये किस उम्र पे पहली बार आपने इसको एक्सपीरियंस किया? पहला ड्रग्स जब लिया रहेगा उस वक्त मेरी उम्र थी 14-15 रहेगी। मेरे ख्याल से 83 का दशहरा था। वो पहली बार मैंने ब्राउन शुगर पीने के बाद में 10 साल तक मैं छोड़ नहीं पाया। और वो 10 साल में मैंने जो कुछ अपना मेरे जीवन में भोगा वो ये बहुत ही बुरे थे, क्योंकि इसमें मैंने तो आधे दिन तो जेल में निकाला रहेगा। कुछ बार मेंटल हॉस्पिटल में गया, किसी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। ट्रीटमेंट के बारे में तो कोई बहन मेरी उपवास कर रही, कौन क्या कर रहा है, कोई कहाँ पर लेके जा रहा है। तो मेरे जीवन में जो जो हादसे हुए थे, जो जो बचपन में हादसे हुए थे, इसकी एक जड़ थी नशा। हमारे जो दर्शक हैं, हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जो मल्टी सब्सटेंस अब्यूजर हों, तो क्या राय आप उनको देंगे, क्या एडवाइस देंगे उन बच्चों को? हम यही बताएंगे कि नशा एक बीमारी है और वो छोड़ी जा सकती है। हमारे समाज के अंदर प्रतिष्ठा है नशे के लिए। दारू के बारे में तो प्रतिष्ठा है, हम लोग कुछ भी पार्टी देते हैं तो दारू अगर नहीं रखते हैं तो पार्टी पूरी नहीं होती है। और ये लोग समझते नहीं है कि दारू भी नशा है। हाँ, दारू भी नशा है, दारू तो सबसे बड़ी। तो आपको ऐसा लगता है अरे नशा एक ऐसी फीलिंग है कि जो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करती है, लेकिन अब ये नहीं समझते कि उससे और प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर कार्तिक राव को। डॉक्टर राव, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। तो ये बताइए कि कॉमन आप कौन से ड्रग्स देखते हैं और इनका हमारी बॉडी पे क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है? एक्चुअली सबसे कॉमनेस्ट जो ड्रग है इट इज निकोटीन। हम लोग बोलते हैं सिगरेट स्मोकिंग जो है इट्स वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स आल्सो। कि ये जो कार्डियक इलनेसेस जो आजकल देख रहे हैं हम लोग, कम उम्र में 30-32 साल की उम्र में हार्ट अटैक्स होना। जी, तो एक हो गया, सिगरेट हो गया। दूसरा अल्कोहल भी जैसे अभी बोलते हैं सोशल ड्रिंकर है, लेकिन एक्चुअली अगर वो सोशल ड्रिंकर से एक स्टेप ज्यादा जाता है तो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक तो लिवर प्रॉब्लम्स हैं,
हेपेटाइटिस, जॉन्डिस जो बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा एक्चुअली आजकल हम लोग जो देख रहे हैं गेटवे ड्रग्स जो बोलते हैं, इसमें जैसे हमने बोला हैश, जो आजकल बच्चे स्कूल के जस्ट कभी कभी कॉलेज में भी जस्ट स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाता है। जी जी, तो हैश से क्या होता है? तो हैश एक्चुअली इसमें कैनबिस होता है। तो कैनबिस एक ब्रेन के अंदर जो एक डोपामिन सिस्टम है उसको खराब कर सकता है। तो बहुत लोग कैनबिस लेने के बाद अपनी दिमाग की संतुलन खो देते हैं। जैसे आपने सुना रहेगा स्किज़ोफ्रेनिया जो एक मानसिक बीमारी है, उसकी शुरुआत कैनबिस से हो सकता है। जी जी, तो ये तो गेटवे ड्रग हो गया। गेटवे। तो इससे फिर और हार्ड कौन से और ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं? एक्चुअली जैसे ब्राउन शुगर, हेरोइन, ये बता रहे थे। ब्राउन शुगर ऐसी चीज है कि एक बार किसी ने ले लिया, दोस्तों ने चोरी छुपे भी दे दिया सिगरेट में या कुछ ऐसे इसमें, तो उसको थोड़े घंटे में ऐसा लगता है कि वापस ले लें, या अगले दिन लगता है कि अरे वो जो मजा आ रहा था अभी मुझे नहीं लग रहा है जिंदगी में। तो ये जो एडिक्शन है इसकी टॉलरेंस और विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ही खराब है। हेरोइन जो रहती है उसमें बॉडी पेन, बहुत ही तलफ होना, बहुत ही बॉडी में तकलीफ होना और शारीरिक रूप से बहुत उनको तकलीफ होती, तो ऐसा उनको लगता ही है कि वापस लेना ही है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब ब्राउन शुगर या हेरोइन ऐसी चीज है, एक बार आपने ट्राई कर लिया आप फंस गए। तो मतलब एडवाइस यही है कि आप ड्रग्स ना ही लें, उससे दूर ही रहें तो बेटर है। वो गेटवे जैसे बोलते हैं ना, एक बार वो गेट खुल गया तो वापस उसमें से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। जी जी जी, ठीक है। तो ये तो हमने ब्राउन शुगर की बात कर ली। अब हमने काफी सुना है कोकेन वगैरह के बारे में, तो ये कोकेन क्या होता है और इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? क्योंकि कोकेन का भी क्रेविंग जो होता है बहुत ही स्ट्रांग है। तो जो एक नशा जो आता है उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे वापस वो जगह में जाके वापस लेना चाहिए, जितना भी पैसा लगे, कितना भी उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। एक तो हर एक ये नार्कोटिक एक्ट्स जो है उसमें कैनबिस, कोकेन, हेरोइन, अगर कहीं भी आपको एक चम्मच भर भी आपके पॉकेट में मिला गया तो आप इसमें अरेस्ट हो सकते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा आजकल न्यूज़पेपर में आता है कि 100 लड़के कॉलेज के बच्चे थे वो पब में पाए गए, उनको अरेस्ट किया गया। तो अगर इसमें एक छोटा सा भी पदार्थ आपके अंदर चला गया, अगर आपके यूरिन सैंपल में जो करते हैं उसमें पॉजिटिव आ ही जाता है, तो अगर आप बोले कि दोस्त लोग ने मुझे जबरदस्ती पिलाया फिर भी अगर पॉजिटिव आ गया तो भी आप अरेस्ट हो सकते हैं। जी, मतलब ड्रग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और अगर आपके पास यहाँ ड्रग्स पाए गए या आपकी बॉडी में ड्रग्स हैं तो ये इलीगल है। दत्ता जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड डॉक्टर राव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फ्लू और कोल्ड हैं, ये दोनों वायरसेस की वजह से होते हैं। कैसे वक्त रहते कोल्ड और फ्लू जैसी बीमारियों पर काबू पाया जाए, इससे पहले कि वो नाक में दम कर दें। वेलकम बैक टू ऑल इज वेल विद डॉक्टर आलूवालिया। और अब हम बात करेंगे कोल्ड और फ्लू की, और इसके लिए मुझे 2 असिस्टेंट्स की जरूरत है जो ऑडियंस मेंबर्स होंगे। मैं 2 नंबर बोलूंगा, जो भी उस सीट पर बैठा है वो आ जाए। नंबर है 10 और 11। कौन है? अरे वाह वाह, आइए 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 आइए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्राची त्यागी है। और आप? मैं सुप्रिया नायर हूँ। अच्छा सुप्रिया जी, वेलकम। बोथ बेस्ट फ्रेंड्स। आप बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं? अच्छा, और आज आप शो देखने साथ साथ आई हैं? हाँ, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। बड़े फैन है कि छोटे फैन है? मैं छोटी, ये बड़ी। अच्छा, ये छोटी फैन है, आप बड़ी फैन है। वेरी गुड। अच्छा, तो अक्सर हमें ये गलतफहमी होती है कि फ्लू क्या है और कोल्ड क्या है, इसमें हमें पता नहीं लगता। तो आज हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे और इस गेम के जरिए हम सीखेंगे कि फ्लू क्या है और कोल्ड क्या है। डन। खेलेंगे आप? डन। चलिए आइए यहाँ पे। तो ये 2 आपके पोडियम हैं, तो मैं उधर रहूंगा, ये आपके बजर हैं, और बजर पे हाथ नहीं रखना, नहीं, चीटिंग नहीं होगी। ठीक है। हाथ किधर रखना फिर? अपने पास। अच्छा। जब मैं बोलूंगा गो तब गो। ठीक है? रेडी? अच्छा, मैं वहां जा रहा हूं। तो हम बात कर रहे हैं सर्दी जुकाम यानी कोल्ड और फ्लू की, और हम सब